हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडी के अंदर जो चैप्टर सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें फ्यूल्स के पहले इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करने से पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स। Henry Fayol was born in 1841। 1841 के अंदर इसका जन्म फ्रांस में हुआ। ही गोट डिग्री इन माइन इंजीनियरिंग। इसने माइन इंजीनियरिंग में डिग्री जो है 1860 के अंदर प्राप्त की और इसने स्टार्ट वर्किंग एज इंजीनियर, और इंजीनियर के रूप में इसने काम जो है वो शुरुआत की अपनी जो कोल माइंस कंपनी जो थी उसके अंदर 1888 में। ही वॉज प्रॉम्प्टेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसकी जो नियुक्ति है वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हुई। एट दैट टाइम द कंपनी वाज टू बी स्टेटेड इन इंसॉल्वेंसी। कंपनी उस टाइम इंसॉल्वेंसी के रूप में दिवालिया होने की स्थिति में जा रही थी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड अप्लाइड हिज मैनेजियल टेक्निक्स, और उसने अपनी जो प्रबंध की जो टेक्निक जो थी वहाँ पर इम्प्लीमेंट की, वहाँ पर अपनाई टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम हिज सिचुएशंस। जो कंपनी दिवालिया होने की स्थिति में थी उससे बाहर लाने के लिए उसने अपनी मैनेजियल प्रबंध की जो टेक्निक है उसके अंदर अपनाई एंड ही सक्सेड, और उसे सफलता भी प्राप्त हुई। When he retired after 30 years of the company, जब वो कंपनी से 30 साल के अंदर जब रिटायर हुआ, कंपनी जो थी वाज लीड कोल स्टील कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो उस समय कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी वो बहुत अच्छी सुदृढ़ थी। मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्यूल जो है वो क्या था, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसे फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के रूप में जाना जाता है इसके विचारों को, और इसके अंदर फॉलोइंग्स जो उसके विचार थे वो यहाँ पर थे। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेक्निकल एंड द मैनेजरियल स्किल। इसने टेक्निकल और प्रबंधकीय जो थी कुशलता जो थी उसके अंदर एक अंतर पैदा किया। उसने एक क्लियरली एक डिफ्रेंशिएशन है वो लेके आया। ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। उसने मैंने प्रबंध किए जो मेन स्टेप्स जो हैं उनको क्या आइडेंटिफाई किया। विच हैज़ टू बी कंसिडर द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिन्हें मुख्य प्रबंध के फंक्शंस के रूप में देखा गया, और वो जो थे उनके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को उसने डिक्लेयर किया। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो स्टेप्स जो है प्रबंध किए जो है उसको उसने आइडेंटिफाई करके और उसको उसने डिफाइन किया, जिसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल के रूप में जाना गया। इसके बाद में ही डेवलप्ड द 14 प्रिंसिपल्स। उसने 14 जो है वो सिद्धांत है वो डेवलप किए मैनेजमेंट के लिए। विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स, जो मैनेजर्स के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं। परफॉर्म मैनेजियल एक्टिविटीज़, यानी उसे प्रबंध की एक्टिविटीज़ करते हुए उसे वो 14 जो उसके सिद्धांत हैं वो क्या है, गाइडलाइन उसको प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल, उसमें सबसे पहले वो कहता है कि डिविजन्स ऑफ वर्क। 14 फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स जो है जिनको कि उसने डिक्लेयर डेवलप किया, उनमें सबसे पहले वो कहता है कि डिविजन्स ऑफ वर्क। वो कहता है कि भी किसी भी जॉब को पूरा करने से के लिए
संपूर्ण जॉब को एक ही पोर्शंस के ऊपर ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसके अंदर डिविजन्स कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क। संपूर्ण जो कार्य है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। ऑफ यूनिट इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, एक ही व्यक्ति से पूरा काम कराने की बजाय उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। द टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइंड ऑफ वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी। और जो डिवाइडेड जो पार्ट है काम का, जॉब का, उसे उस व्यक्ति को जो कि उसमें सक्षम हो, क्वालिफाइड और उसे जिसका एक्सपीरियंस हो। When a person is perform a part of job, अगर एक काम का एक हिस्सा एक व्यक्ति करता है बार बार, he will become a perfect, वो उसके अंदर क्या हो जाता है, मास्टर हो जाता है, उसके अंदर उस कुशलता उसमें जनरेट हो जाती है और वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है डूइंग दैट, उस कार्य को करने के लिए। एंड एफिशिएंसी लेवल विल इम्प्रूव, और उसका जो क्षमता जो है वो क्या हो जाती, बढ़ जाती है। फ्यूल सेड नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्क, वो ये नहीं कहता कि केवल जो फैक्ट्री कार्य है उसी के अंदर इसे अडॉप्ट करो, बट टेक्निकल, मैनेजरियल एंड स्किल जॉब जो भी होगी शुड बी आल्सो बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल असाइनमेंट फॉर स्पेशलाइजेशंस। यानी कि जो टेक्निकल, मैनेजर और स्किल की जॉब्स हैं उनको क्या है कि डिवाइड कर देना चाहिए स्पेशलाइजेशंस के लिए। इसके साथ उसने एक एग्जाम्पल भी दिया है, इन ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए पर्सन में कैन बी आस्क्ड टू कट द वुड पीसेस, वन टू ज्वाइन them, वन टू पॉलिश, वन टू गिव द इसमें फिनिशिंग टच टू द फर्नीचर। एक ही फर्नीचर्स बनाने वाली कंपनी एक व्यक्ति से वो क्या करा सकती है, उसको वुड को काटने का काम करा सकती है पीस में, एक को ज्वाइंट करने का, एक को पॉलिश और एक को फिनिशिंग टच देने में करा सकती है। विद दिस डिविजन्स ईच पर्सन जो होगा, हर व्यक्ति जो इसमें जो ये विभाजन हमने किया है उसमें बिकेम द स्पेशलाइज इन पार्ट ऑफ जॉब, वो अपने काम के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा। एंड हीज इफेक्टिवनेस जो है, उसको कार्य पूरा करने की जो क्षमता है और एफिशिएंसी जो कि एक कम लागत में वो पूरा कर सके, वो क्या होगी, उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके साथ ये कहता है कि सिमिलरली इन बैंक वन पर्सन इज रिसीविंग कैश, वन इज गिविंग कैश, one is making entry in the passbook, one is giving a loan, one is doing FD, etc. So work is divided and bank operate efficiently. जब कार्य को हम डिवाइड कर देते हैं तो बैंक क्या है कि इफिशिएंटली क्या है कि आगे कार्य करेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन्स वर्क। अब हम देखते हैं कि इसको करने से हमें बेनिफिट क्या होता है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आता है, सकारात्मक इसका प्रभाव क्या आ जाता है। इसमें एक तो स्पेशलाइजेशन से वो जनरेट हो जाती है। व्हेन योर वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अगर शैक्षणिकता के अकॉर्डिंग अगर उसको कार्य को डिवाइड किया जाता है, ऑटोमेटिकली ये लीड टू द स्पेशलाइजेशन। तो उससे क्या है कि स्वतः ही क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन से वो जनरेट हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इम्प्रूव जो इसमें एफिशिएंसी है वो भी जनरेट होती है। तो देखिएगा इसके अंदर हमने व्हेन द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग ओनली वन पार्ट ऑफ द जॉब, अगर एम्प्लॉय केवल कार्य का एक हिस्सा करता है, देन ही बिकेम परफेक्ट, वो उसमें दक्ष हो जाता है। एंड इन दैट वन रिजल्ट इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और उससे उस संसाधन की क्या है कि वेस्टेज कम होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो इसमें ये कहा गया है, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वायलेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। एक तो इसमें लैक ऑफ एफिशिएंसी, और दूसरा इसके अंदर देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशंस, और तीसरा चांस ऑफ डुप्लीकेशंस ऑफ वर्क, ये यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके साथ जो फ्यूल जो है वो सेकंड जो उसने अपना प्रिंसिपल जो है मैंने बताया मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में, वो कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों जो हैं वो साथ साथ चलती है, एक दूसरे के पूरक होती है। अधिकार और उत्तरदायित्व। अब इसमें अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजंस, यानी डिसीजन लेने की क्षमता, उसके अंदर शक्ति। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो कार्य दिया गया है उसे कंप्लीट करने का दायित्व। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस एंड इसमें पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों के अंदर क्या है कि एक पूरक बैलेंस होना चाहिए। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग द नेगेटिव रिजल्ट। इट मीन्स अगर अधिकार ज़्यादा दिया जाए और उसका मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना किया जाए तो उसका परिणाम पॉजिटिव होना होकर नेगेटिव होगा। और एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग ऑफ अथॉरिटी, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए लेकिन अथॉरिटी ना दी जाए तो नॉट विल बी अलाउड द वर्कर इज इसके अंदर वन टू कंप्लीट ही जॉब ऑन टाइम। तो उससे क्या है कि कार्य जो है वो समय पर नहीं होगा। तो ऑल एज हम ये देखते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड द सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ एंड अब्यूज ऑफ मैनेजर्स पावर। इसके अंदर मैनेजर्स पावर को क्या है कि सेफ यूज करना चाहिए, सेफ इस तरह से इसको बिल्ड करना चाहिए। ए मैनेजर शुड हैव टू बी राइट्स टू पुनिश द सबॉर्डिनेट। एक मैनेजर्स को अपने सहायक को क्या है कि पुनिश करने का उसको अधिकार है। इसमें वेल फुली नॉट ऑब्लिंग ऑफ लेजिस्लेटेड ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। अगर उसे कोई अच्छी जो अपॉर्चुनिटी प्राप्त है, हैज़ बीन गिव हिम सबॉर्डिनेट फॉर गिविंग हिज एंड हर, इसमें आर्गूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि इफ ए पर्सन इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट इन 1 वीक टाइम बट ही इज नॉट गिवन द अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। यूनिट तो बनाने की उसको क्या दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन उसको माल खरीदने की अगर राइट नहीं दिया तो क्या होगा। इफ देयर इज नो रॉ मटेरियल्स available in the store room, the result it could not be complete the target of producing 100 unit on time। तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो 100 यूनिट्स है वो टाइम पे जनरेट नहीं कर पाएगा। द वर्कर कैन नॉट बी ब्लेम फॉर नॉट कंप्लीटिंग ऑन द टाइम। उसके ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते, because he was given only the responsibility and not the matching the authority carrying of the work on the work। लेकिन उसको अथॉरिटी वहाँ पर मैच नहीं किया। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अपॉर्चुनिटी रिजल्ट इज नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब। और इसका परिणाम क्या हुआ कि काम समय पे पूरा नहीं हुआ। पॉजिटिव इसका क्या इसका रिजल्ट आता है, इफेक्ट जो इस प्रिंसिपल का होता है, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी।
एक तो अथॉरिटी जो पावर है, शक्ति है, उसका मिसयूज नहीं होगा। दूसरा, हेल्प इन मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इसका क्या निकला, वायलेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल का क्या होगा, एक तो डिले इन वर्क और इन कंप्लीशंस ऑफ द वर्क ड्यू टू द लेस अथॉरिटी निकल के आएगा। दूसरा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू द एक्सेस अथॉरिटी। और तीसरा जो है, और बर्डन जो है वो प्राप्त हो जाएगी विद द वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें आज हम ये दो ही करेंगे, कल हम नेक्स्ट करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।